बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफ़ज़्ल खुदा खैर व आफ़ियत से होंगे, ठीक होंगे। यहाँ जो मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश व खुर्रम नज़र आ रहे हैं, बहुत चहक रहे हैं और खुश हैं। अल्लाह ताला आपकी खुशियों को ऐसे ही कायम व दायम रखे। प्यारे बच्चों, हम कल की क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऐसे लोगों स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमने की कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करना शुरू किया। कहा इनकम स्टेटमेंट में अगर कोई चीज सबसे पहले है तो वो है नेट सेल्स। और याद रहे कि हम ट्रेडिंग बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। यकीनन हम सर्विस बिजनेस के इनकम स्टेटमेंट को भी पढ़ेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा आसान है कि अल्लाह के हुक्म से एक बार पढ़ाने के बाद आप खुद कहेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये तो वाकई बहुत आसान है और हमें समझ आ गया, हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं, खुदा ना खास्ता कि ट्रेडिंग बिजनेस का इनकम स्टेटमेंट मुश्किल होता है, ये भी आसान है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है, ग्रुपिंग को समझना है, चीजों की प्लेसमेंट को समझना है। ऑल्दो कि आपने ये सब पेपर में नहीं बनाना, लेकिन कौन सी चीज कहाँ, किस चीज के ऊपर, किस चीज के नीचे है, ये हमारे लिए समझना निहायत जरूरी। जी मिस प्लीज। तारिक जी, सिर्फ बैग तो मेरा ख्याल बैग तो यहीं रखते हैं। अच्छा, खेलने कूदने का शौक नहीं है? मतलब स्पोर्ट्स की कोई अभी अभी किस चीज के ट्रायल्स हो रहे हैं? अच्छा, फुटबॉल। चलें, बहरहाल मोहम्मद शोएब साहब, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे और जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस तो तब पढ़ाए जाएंगे या उनको एलाबरेट तब किया जाएगा जब किसी ने ओ लेवल्स किया हुआ हो। जिस बच्चे ने ओ लेवल्स नहीं किया हुआ, मैं उसको जबरदस्ती उलझाऊं और बोलूं नहीं तुम इनकम स्टेटमेंट ओ लेवल्स वालों का ढूंढो, उसे पढ़ो, उसके बाद फिर हम डिफरेंस निकालेंगे, तो क्यों मैं जिंदगी मुश्किल बनाऊं। लेकिन हाँ, वो बच्चे मेरा बेटा जो ऑलरेडी पढ़कर आए हैं ओ लेवल्स, जिन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनाया है, पढ़ा है, वो खुद ऑब्जर्व करेंगे चेंजेस को और फिर वो डिस्कशन करेंगे। जैसे शोएब आप पढ़कर आए AQEB से, तो अब आप सर। इनकम स्टेटमेंट में, एक मिनट मशहूद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, रुक जाओ मुझे चेक करने दो माइक। हाँ सही है, इस वजह से नहीं आ रही कि माइक ऑन नहीं था, स्पीकर ऑन नहीं था। हाँ मशहूद साहब कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज। सर मैं ये कह रहा था, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सिर्फ अदर इनकम्स जो है वो एंड में लिखी हुई है सर। ठीक है सर, वरना ठीक है। ओ लेवल की इनकम स्टेटमेंट जो है वो उसमें अदर इनकम्स पहले प्लस करते थे सर। ठीक है सर, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो बात यह है कि फातिमा आप रीज्वाइन कर लो बेटा, अगर आवाज हल्की आ रही है, मेरा बच्चा रीज्वाइन करो। मेरा ख्याल है आवाज सबको प्रॉपर आ रही है, मेरे एंड से कोई मसला तो नहीं है। आप एक बार रीज्वाइन कर लो तेजी से, जरा जल्दी से। हाँ तो बच्चों, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि नेट सेल्स कैसे आई थी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरा ख्याल है आज हम ना सिर्फ की कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं, बल्कि हम उनकी प्लेसमेंट पे भी बात करते हैं कि यहां वो फॉर्मेट में कैसे लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं नेट सेल्स की अमाउंट आपको एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखी हुई नजर आ रही है। नेट सेल्स की अमाउंट बोल रहा हूं, और जरूरी नहीं कि ग्रॉस सेल की अमाउंट हमेशा एक कॉलम पीछे हो। सर क्या मतलब, यहां तो पीछे ही लिखी हुई है, तो आप बोल रहे हैं जरूरी नहीं कि पीछे हो। तो सोचो
ये अमाउंट यहां इस जगह कब आ सकती है, जरा ऑनलाइन वालों को भी बता दूं, कर्सर अगर वो गौर से देखें, ये अमाउंट, ये वाली अमाउंट यहां इस कॉलम में कब आ सकती है, जवाब दीजिए। इतना आसान जवाब है, दे भी दिया मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने। आप लोग काम चलाइए, अमाउंट यहां कब आ सकती है। बहुत सिंपल आंसर है। जब क्वेश्चन में किसी कस्टमर ने हमें सामान, जब किसी कस्टमर ने हमें सेल रिटर्न किया ही ना हो, सेल रिटर्न बिल्कुल आपकी तरह हो जीरो, तो फिर हम कहेंगे हमें यहां कुछ लिखने की जरूरत, तो हम ग्रॉस सेल ही को डायरेक्ट कह देंगे बिजनेस की। आवाज नहीं आई, नेट सेल्स। तो इसका मतलब है फिर हमें इस अमाउंट को यहां लिखना होगा। देखें बच्चों, मुझे सिर्फ एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर नहीं करना आपको, मुझे एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर भी करना है और मुझे सेकेंड ईयर के लिहाज से बताना है। और मेरा कोई खुदा न खास्ता इस बात से गर्ज नहीं है, ना मुझे इस बात से कोई लालच है कि मैं सेकेंड ईयर में पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप सेकेंड ईयर में जरूर पढ़ेंगे। जब आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होंगे, आप टीचर को ये नहीं कह सकते पढ़ाते हुए कि सर हमें तो इनकम स्टेटमेंट जो बनाना सिखाया गया था बनाया ही नहीं गया था। तो आप बनाना सीख रहे हैं, पेपर में नहीं बनाएंगे वो एक अलग बात है। फॉर्मेटिंग डिस्कस हो रही है। अब अगर आप याद रखें तो बेहतरीन, अगर आप याद ना रखें तो बेटा ये तो आपका मसला होगा ना मेरा बच्चा। हम बनाएंगे इंशाल्लाह, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, कम से कम 8-10 इनकम स्टेटमेंट बनवा दूंगा आपसे, ताकि अच्छी कमांड बन जाए। और सेकेंड ईयर में बहुत सारे टॉपिक्स में ये चीजों का वास्ता हमसे पड़ेगा डायरेक्टली, हमें इन चीजों को हैंडल करना है, तो हमें इस पे बेहतरीन कमांड बनानी है। और मैं कल भी बोल रहा था, अब रोजाना आपको एक ही बात बार बार बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमारी जान छोड़ेंगे ही नहीं। अगर आप अकाउंटिंग की फील्ड में आते हैं तो याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे काम है। सेकेंड में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं बच्चे, बैचलर्स में भी पढ़ते हैं। यानी जब जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीछा नहीं छोड़ेंगे आपका। और इसके ऊपर आगे फिर एनालिसिस भी होता है, जिसमें आप मुझे कल बता भी रहे थे, किसी ने मुझे लिख के भी भेजा था, डेट टू इक्विटी रेशो, वर्किंग कैपिटल, इसी तरह जनाब करंट रेशो, ये आपको पी नाजरीन ने पढ़ाए। तो इसका मतलब है वो एनालिसिस की चीजें हैं जो हमारे यहाँ बैचलर्स में पढ़ाया जाता है सिंध बोर्ड में। वो आपको ऐसा नहीं कि 100% पढ़ा दिया गया, बैचलर के स्टूडेंट को जितना एनालिसिस करवाया जाता है उसका आपने 10% अभी फर्स्ट ईयर पीओसी के सब्जेक्ट में पढ़ा है। बहरहाल आगे बढ़ता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कि सेल के अमाउंट को प्लेस किया जा सकता है एक्सट्रीम राइट साइड पर, जब सवाल में क्या गिवन ना हो शास, सेल्स रिटर्न। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, बस अब फाइनल वर्ड, इसका मतलब यह हुआ जब हम बना रहे होंगे इनकम स्टेटमेंट तो जज्बाती होके नहीं बनाना, रट्टाफिकेशन के सुनहरी उसूलों के तहत भी नहीं बनाना, कि दिमाग में सोचा हुआ है सेल एक कॉलम पीछे लिखते हैं, लिख दी, मिसाल के तौर पे यहाँ लिख दी, उसके बाद सवाल में ढूंढ रहे हैं ट्रायल बैलेंस में सेल रिटर्न नजर ही नहीं आ रहा, फिर चूना लगा रहे हैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे, फिर चूना लगा के यहाँ लिख रहे हैं। वैसे तो चूना लगाने में माहिर है, लगा लेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि हम अमाउंट को लिखने से पहले एक बार सोचें कि भाई वो अमाउंट आगे उसके साथ कौन ऐड होना है, कौन लेस होना है। जब हम देखें कि सवाल में सेल रिटर्न है ही नहीं, तो हम बोलेंगे आज ग्रॉस सेल, सर हम तो ग्रॉस सेल लिख चुके होंगे तब तक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ग्रॉस सेल के आगे स्लैश लगाकर नेट सेल लिख सकते हैं, और फिर उसके अमाउंट को यहां लिखने के बजाय एक्सट्रीम राइट पे प्लेस करेंगे। आइए, मेरा ख्याल है कि ये इतनी मुश्किल बात नहीं थी, आप समझ चुके हैं। इसके बाद क्या हेडिंग है हमारे पास, नेट सेल में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कल मैंने कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में बात की थी, कहा था उस सामान की असल कीमत जो हमारे पास से चला गया, बेच दिया हमने जिस सामान को, बेचने वाली कीमत सेलिंग प्राइस है हमारी सेल्स, और उस सामान की असल कीमत ओरिजिनल कॉस्ट है हमारा खर्चा। तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स को करेंगे माइनस, तो हमें पता चलेगा कि हमें सामान खरीद कर बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो उस सामान की कीमत कैसे निकाली जाती है जो हमारे पास से चला गया, उसका एक पैटर्न है, वो पैटर्न मैं अब आपके साथ डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं।
मेरा जाती ख्याल है कि अगर मैं आपको अभी 40 30 40 50% समझाने में भी कामयाब हुआ ये फॉर्मेटिंग, तो बहुत उसके बाद जब हम ये फिजिकली बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ वैल्यूज, मैं आपको यकीन दिला के कहता हूं कि अल्लाह के हुक्म से 2 से 3 इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, तो कुछ लोग पहले इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद भी कंफर्टेबल होंगे, लेकिन जो लोग अगर खुदा ना खास्ता पहले में कंफर्टेबल नहीं हुए, यकीन है अल्लाह ने चाहा तो वो 2 से 3 इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद बासानी इनकम स्टेटमेंट बना लिया करेंगे। तो जनाबे अली, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका क्या है, आइए जरा। जी बिल्कुल तलाल साहब, जरूरी है, फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट को फॉलो करना है, वरना आप अगर इसके सामने यहाँ अमाउंट लिख के बैठ जाए तो मैं आपको रोकूंगा। अब क्योंकि हम इस फॉर्मेट को, मैंने आपसे कल अर्ज किया था कि हम इस फॉर्मेट को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, हम इस फॉर्मेट को रिलीजियसली फॉलो करेंगे, हमने करना है, सही है। और अगर आप ना करें, आप बुक के फॉर्मेट को फॉलो कर लें, तो बोर्ड ने लास्ट ईयर तक तो जो है स्टूडेंट्स को लेवरेज दिया था कि अगर आप स्टूडेंट फॉर्मेट दूसरा भी बना रहे बट उसका प्रॉफिट सही आ रहा है, कैलकुलेशन सही है, तो हम उसको नंबर देंगे। इस साल क्योंकि फॉर्मेट आपने पेपर में बनाना नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज के लिए प्रिपरेशन करनी है और अगले साल के लिए तैयारी करनी है, तो बेहतर है कि आप इस फॉर्मेट को इसी तरह से याद करें। आइए आगे बढ़ता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाल रहे हैं, इस कंप्यूटेशन को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, वो वाली कंप्यूटेशन याद करें जो मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई थी। कॉस्ट ऑफ सेल को मैंने किस नाम से पढ़ाया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से पढ़ाया था। अगर मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के नाम से पढ़ाया था तो मैंने कुछ इस तरह से कहा था कि एयर स्टार्ट पर हमारे पास, हमारे ऑफिस, हमारे बिजनेस, हमारे गोडाउन में कुछ माल मौजूद होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, स्टार्टिंग। ये वो सामान है जो पिछले साल हमने खरीदा था लेकिन हम पिछले साल बेच, हमारे पास एंड पर बच गया। लास्ट ईयर 2019 में जो सामान नहीं बिक सका वो 2019 का एंडिंग था और वो 2020 का ओपनिंग है। तो साल के पहले दिन हमारे पास जो सामान मौजूद होता है बस उसी को बेचते रहते हैं पूरे साल। मजीद और भी गुड्स परचेस, तो हमने अगर फर्दर गुड्स परचेस की तो इसका मतलब है हमारे पास जो सामान मौजूद था पहले से, दैट इज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, मजीद परचेज करने से उस सामान में हुआ, तो हमें दोनों को कर देना चाहिए ऐड। किसे ऐड कर देना चाहिए, पहले से रखे हुए सामान में जो पूरे साल में और खरीदा, खरीदा इसका मतलब है जो मर्चेंडाइज खरीद को नाम है, बोलो क्या, आवाज नहीं आई, तो इसका मतलब है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड होगा परचेजेस। तो फिर हमारे पास ये, मैं अभी रिकॉल कर रहा हूं जानबूझ के पुरानी वाली बात जो मैं पहले कह चुका हूं। सर 3 कॉलम्स में से अभी कितने कॉलम डिस्कस हुए तुम्हारे साथ अभी तक, 2। इंशाल्लाह तीसरे कॉलम की वजह भी तुम्हें अल्लाह के हुक्म से समझ आएगी, थोड़ा सा पेशेंस का मुजाहरा। सॉरी जी, आप इसको कहीं से भी काउंट कर लें, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप इसे 1 2 3 कह दें या आप इसे 1 2 3 कह दें, लेकिन अभी हमने ये 2 कॉलम डिस्कस किए हैं, हम ये वाले कॉलम को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और जरूरत के तहत करेंगे। ऐसे अपनी मर्जी से मैं बोल दूं यहां लिख दिया तो क्यों लिख दिया, वजह है ना, मैंने कहा भाई हमें यहां लिखनी है नेट सेल की अमाउंट, नेट सेल की अमाउंट एक्सट्रीम राइट साइड पे आनी है। क्यों आनी है सर, क्योंकि हम इसमें से लेस करेंगे इस सामान की कॉस्ट तो हमें प्रॉफिट पता चलेगा। अगर हमें नेट सेल ना पता हो तो हम उसे कैलकुलेट करने के लिए एक कॉलम पीछे आएंगे, तो इसीलिए हम एक कॉलम पीछे आते हैं और हम सबसे पहले लिखते हैं सेल्स और लेस करते हैं सेल रिटर्न। और अगर सेल रिटर्न सवाल में ना हो तो ग्रॉस सेल ही हमारी कौन सी सेल होती है, तो हम उसे एक्सट्रीम राइट पे पहले ही प्लेस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये जुमला कह दूं तो शायद आप मेरी बात से एग्री करेंगे, कंप्यूटेशन करते हुए, ये तो एक फॉर्मेट है ना, और ये फॉर्मेट भी नाजिल नहीं हुआ, इंसानों ने बनाया है, तो लॉजिक बड़ी सिंपल है। आप मेरी लॉजिक पे अगर आर्गुमेंट करना चाहें मैं बाखुशी सुनूंगा। हमारे मोहतरम एक भाई हैं तलाल, उन्होंने कहा सर इसको यहाँ लिख दें वहां लिख दें, वो कभी कभी ज्यादा सोचते हैं बहुत। याद करें आप में, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कंप्यूटेशंस का काम बहुत कम किया है अभी तक, लेकिन अकाउंटिंग में याद रखिएगा जब भी कंप्यूटेशन होती है तो अंग्रेजी एक्सट्रीम लेफ्ट और अमाउंट एक्सट्रीम राइट से शुरू होती है,
और जरूरत पड़ने पे हम पीछे मूव करते हैं, अपनी कंप्यूटेशन को एक्सपेंड करते हैं। लेकिन हमेशा ये कंप्यूटेशन का पैटर्न रहा है, हमको छोटे छोटे तावीज नहीं बनाते। हमारे काम करने का अंदाज क्या होता है, जो भी अंग्रेजी होगी, जो भी इंग्लिश होगी, जो भी वर्डिंग्स होंगी, वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होंगी, और जो भी अमाउंट होगी वो एक्सट्रीम राइट। सर अगर एक्सट्रीम राइट पे होगी तो ये पीछे क्यों आए, मैं ये बिला वजह नहीं आए, इस पीछे मूव करने की कोई लॉजिक है। और मैंने आपसे शेयर की, क्योंकि हमें नेट सेल नहीं पता तो हमने एक कॉलम पीछे लिखा, इसमें से लेस किया और नेट सेल पता चली, हमने उसे आगे मूव कर दिया। अब आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा जी, आयशा कह रही है मेरी आवाज कट रही है, बाकी लोगों के पास तो आवाज नहीं कट रही मेरी, आप सब लोगों को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। आयशा आपने रीज्वाइन कर लिया, अच्छा आप सही है, ओके। अच्छा जी, अगर माइक बंद हो जाए तो फातिमा जरा प्लीज अनम्यूट करके बता देना मुझे, अगर मेरा माइक बंद हो जाए। ठीक है, अभी तो खैर चल रहा है, 1 यूनिट तो चल जाएगा इंशाल्लाह। बेटा बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं पता नहीं कब तक बोलता रहूंगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे इस चक्कर में ना। लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो आपके लेवल और आपके काम की बातें हैं और आप वाकई आपके लिए फ्रूटफुल हैं वो जरूर बताऊं आपको। तो जनाब अली से जो माल मौजूद है उसे कहा ओपनिंग, जो फर्दर परचेज किया उसे कहा परचेजेस, दोनों को किया ऐड। अच्छा सर, अभी तो मैं बता ही नहीं रहा ना कि मैंने यहां ये क्या लिखा हुआ है, मैंने आपसे बोला मैं अभी इसे डिस्कस ही नहीं कर रहा आपके साथ, अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो मैंने आपको जुबानी पहले सिखाई थी। कब? जब हम वर्कशीट बना रहे थे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का वर्ड आया था पहली बार, तो मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की मीनिंग कुछ ऐसे ही सिखाई थी जैसे मैं अभी बोल रहा हूं। पहले से जो माल हमारे पास मौजूद होता है पहले से जो माल हमारे पास मौजूद होता है उसे कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। उसमें ऐड करते हैं जो फर्दर मर्चेंडाइज हम परचेज करते हैं, तो हमें पता चलता है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। पहले से जो गुड्स हमारे पास मौजूद हैं, पहले से का मतलब क्या है, ईयर स्टार्ट, लास्ट ईयर की एंडिंग, इस ईयर की ओपनिंग, उसमें ऐड करते हैं जो पूरे साल हमने क्या किया, परचेज किया, दोनों हो जाते हैं ओपनिंग। और पूरे साल खरीदा हुआ सामान होता है ऐड, तो आती है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और उसमें से लेस करते हैं जो इस ईयर के एंड पर हमारे पास बचा। सर क्यों बच जाता है हमेशा? बेटा कॉमन सेंस की बात है, हर दुकानदार दुकान में इतना सामान लाके लाजमी रखता है कि अगर कस्टमर आ जाए तो वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। वो कभी भी इतना सामान लाके नहीं रखता कि कोई कस्टमर आएगा सारा सामान ले जाएगा, दुकान खाली हो जाएगी, फिर वो बोलेगा अभी बंद करके मैं और खरीद के लाता हूं। हर दुकानदार इतना सामान लाके लाजमी रखता है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, और जैसे ही उसे लगता है कि अब ये सामान खत्म होने वाला है या कम रह गया, वो अपने पास नोट कर लेता है कि ये सामान और मंगवाना है और ऑर्डर प्लेस कर देता है। और ऐसी हरकतें बॉयज ने ज्यादातर कहाँ होते हुए देखी होंगी, मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर वाले के पास आप जाते हैं, मेडिसिन परचेस करते हैं, अगर नहीं होती उसके पास तो या तो वो पहले बोल देता कि नहीं है, क्योंकि वो मेडिसिन वो रखते ही नहीं है अपने पास। और अगर वो मेडिसिन उसके पास है, वो जाता है, आप बोलते हैं 3 बॉक्स चाहिए उस मेडिसिन के, 2 लेकर आता है और बोलता है 1 खत्म हो गई, और अपने पास एक नोटबुक रजिस्टर में लिखता है। कंप्यूटराइज सिस्टम होता है तो वो उसी में पता चल जाता है, लिख लेते हैं कि जनाब हमारे पास अब हमें ये ऑर्डर करना है फर्दर। और अब तो ऐसे जदीद जदीद सिस्टम आ गए हैं, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर हैं ऐसे, जो कि इन्वेंट्री का एक लेवल, इन्वेंट्री यानी मर्चेंडाइज का जखीरा एक पर्टिकुलर लेवल पर आने पर वो ऑटोमेटिकली मेल जनरेट करते हैं, सप्लायर को मेल जाती है और वो माल तैयार करके हमें भिजवा देता है। किसी इंसान का अमल दखल ही नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें उस तरफ नहीं जाना, हमें ये बात समझनी है कि मर्चेंडाइज जो हमारे पास एंड पर बची, इसलिए बची कि ईयर एंड पर जब हम किसी पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट मालूम करते हैं तो उस दिन तक का हमें पता होना चाहिए कि माल सारा बिक गया या बचा हुआ है। तो जो एंड पर मर्चेंडाइज बच जाती है उसे कहते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अच्छा माहम कह रही हैं वो कभी कभी कहते हैं, क्या 1-2 दिन में आ जाएंगी? नहीं समझ में आया मुझे सवाल, माहम आपका सवाल समझ में नहीं आया। हाँ मास बिल्कुल सही कह रहे हो, सेफ हैंड पर सामान रखते हैं अपने पास, ठीक है। फाइनली अब बस अपनी बात को मुकम्मल कर लेते हैं। साल के पहले दिन जो माल मौजूद था वो है ओपनिंग, और जो खरीदा वो है परचेजेस, दोनों ऐड होके आया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और लेस कर दिया मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो बचा हुआ है। तो हमें पता चल गई
उन गुड्स की कॉस्ट जो हमारे पास से चली गई, उसे हमने कहा था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल। अमाउंट के साथ बोलता हूं ताकि आप और इन्वॉल्व हो जाएं। हमारे पास मर्चेंडाइज एयर स्टार्ट पर मौजूद है 1 लाख रुपीस की। पूरे एयर में हमने 4 लाख रुपीस की गुड्स और परचेज की। कितने की गुड्स हो गई हमारे पास अब? और एयर एंड पर हमारे पास 50,000 की गुड्स बची हुई हैं। 4,50,000 के सामान को क्या हुआ? आग लग गई, डाकू ले गए? बल्कि 4,50,000 मालियत का सामान हमारे पास से किसके पास चला गया? कस्टमर को। हमने क्या किया होगा? तो वो है कॉस्ट ऑफ सेल। 4,50,000 कॉस्ट ऑफ सेल है और 4,50,000 के सामान को हमने 4,50,000 में बेचा, 5 लाख में बेचा, 25 लाख में बेचा, 2 लाख में बेचा। हमें उससे फिलहाल कोई गर्ज क्यों? क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है और मैं बात कर रहा हूं कॉस्ट प्राइस की। आइए अब कॉस्ट ऑफ सेल के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं और इसमें मज़ीद चीजें ऐड करता हूं। मैंने, आपको याद होगा, बहुत सारे बच्चों को, यकीनन कुछ बच्चे मेरी बातों को याद रखने की कोशिश करते हैं। जब हमने आपको पढ़ाया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो उस वक्त कही थी ये बात कि मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस वक्त आपको एक जर्नल आइडिया दे रहा हूं। ये डिटेल में होती है, वो डिटेल अब आपके सामने है। और प्लीज इसको अपने ऊपर हावी ना करें। इसको अपने ऊपर हावी करेंगे तो ये और मुश्किल हो जाएगा। जरूरी थोड़ी कि जब हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हो तो ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हों। हो सकता है कोई चीज ना हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, जरूरी तो नहीं कि क्वेश्चन में सेल रिटर्न गिवन हो। अगर सेल रिटर्न नहीं है तो ग्रॉस सेल ही हमारी, सो रहे हैं, ग्रॉस सेल ही हमारी। इसी तरह जब कॉस्ट ऑफ सेल निकालने की बात होती है तो यहाँ जितनी चीजें लिखी हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं इत्मीनान के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस यकीन से पढ़ा रहा हूं कि आप जरूर समझेंगे। आइए अब और दिमाग हाजिर कर लें। अमाउंट हमारे सामने नहीं है, आप मेरे यकीन माने, मैं अमाउंट से भी पढ़ा सकता हूं और आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा। लेकिन हमारे ऐसे लोग कहते हैं कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग दी जाए कि आखिर ये चीजें आपस में प्लस माइनस क्यों है। हमारी कौम का ये हाल है कि जब हम इसको नंबर्स की मदद से पढ़ाना शुरू करें, तबीयत खराब है तो वहां चले जाए नर्सरूम में, तो फिर पढ़ लें, नींद पूरी ना करें। हमारी कौम का यह हाल है कि जब हम बच्चों को ये पढ़ाते हैं और हम नंबर से इन्वॉल्व कर देते हैं तो मोर देन 50% स्टूडेंट क्या करता है, वो नंबर्स की कैलकुलेशन में उलझ जाता है या उसको परफॉर्म करना प्रायोरिटी देता है। कोई भी ये चाहता ही नहीं है कि कौन किसके नीचे क्या लिखा हुआ है। और अभी मैं यही कोशिश कर रहा हूं, अगर आप मेरी कोशिश पे गौर करें, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर कॉस्ट ऑफ सेल में ये सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है, इसके नीचे ये नेट परचेजेस क्या है। तो आइए अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मैंने भी कहा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते हुए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास साल के पहले दिन कितने रुपए की मर्चेंडाइज पहले से मौजूद हैं, बची हुई हैं या बची हुई थी। तो हमने कहा उसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें से जिन बच्चों को अपने टारगेट्स पता नहीं होते, चाहे वो जिंदगी के हों चाहे वो काम के हों, पढ़ाई के टारगेट्स हों, जिन्हें अपने टारगेट्स पता नहीं होते ना, वो कभी भी मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। टारगेट ये है कि हमें सेल्स में से लेस करनी है, जो कि हमें पता, उसे पता करने के लिए कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। इसलिए हम शराफत से एक कॉलम आए पीछे, एक कॉलम पीछे आने की लॉजिक। अच्छा सर, तो जब वो पता चलेगी तो हम इस कॉलम में आ जाएंगे? जी हाँ, हम इस कॉलम में आ जाएंगे। फटी हुई आंखों से देख लेंगे क्या लिखा हुआ है और इसकी अमाउंट ये लिखी हुई है। तो जब तक ये मुझे पता नहीं चलती, मैं एक कॉलम पीछे आ गया और कहा चलो भाई कॉस्ट ऑफ सेल की कंप्यूटेशन का आगाज करते हैं। आप मेरे साथ मौजूद हैं दिमागी तौर पर? बोर्ड नजर आ रहा है क्लियरली? वैसे तो फॉर्मेट भी सामने रखा है। तो आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखी? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। और ओपनिंग की अमाउंट को जानबूझ के लिखा एक कॉलम पीछे। अब इसमें ऐड क्या करना है, गौर से सुन रहे हैं, इसमें ऐड करना है नेट परचेजेस। क्या ऐड करना है प्यारे बच्चों? पहले मैंने कहा था ऐड करना है, आवाज नहीं आई। आज मैं कह रहा हूं ऐड करना है। तो पहले मैं पढ़ के नहीं आया था ना घर से, आज सही से पढ़ के आया हूं। पहले मैंने आपको जनरल आइडिया दिया था, अब मैं डिटेल में जा रहा हूं।
तो प्यारे बच्चों, परचेजेस का मतलब क्या है? मर्चेंडाइज को खरीदना। चलिए एक मिसाल लेते हैं, देखते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे सर मत समझिएगा, वरना हो सकता है आप मुझे फ्री में भी चीज दे दें। मैं कहता हूं कि जनाब आप एक अदद मोबाइल खरीद के लेकर आए। हमारे भाई का नाम है अलियान, आयान, और आपका नाम है इलियान। आयान, इलियान, आप दोनों के नाम में हमेशा मिक्सअप करता हूं। इलियान, आयान। आयान भाई हमारे दोस्त, हमारे आपके क्लासमेट एक मोबाइल खरीद के लाए 1 लाख रुपीस का। और मैंने इनके पास देखा माशाल्लाह मोबाइल 1 लाख का। मैंने कहा यार आयान कितने का खरीदा? इन्होंने बोला 1 लाख का। मैंने कहा लाओ यार मुझे दे दो, 1 लाख रुपए ले लो। आयान भाई आप मुझे मोबाइल दे देंगे? बताइए। आप एक मोबाइल खरीद के लाए, लाख रुपए ज्यादा हो गए क्या? थोड़े कम कर लेता हूँ, हो सकता है मैं खरीद ना पाऊँ। 50,000 का मोबाइल आप खरीद के लाए। मैंने कहा आयान माशाल्लाह नया मोबाइल लिया आपने? बोला यस सर कल ही लिया है। मैंने कहा यार मुझे टाइम नहीं मिल रहा मार्केट जाने का, ऐसा है कि मुझे दे दो ये और आप नया ले लेना। 50,000 रुपये ले लो। दे दोगे? नहीं, क्यों? क्यों नहीं दोगे? वजह? तुम्हारे मैसेजेस उसमें? हाँ, क्यों नहीं दोगे? वजह बताओ ना, कोई लॉजिक होगी ना दिमाग में। अभी ऑनलाइन वालों से भी पूछ सकता हूं। अभी कोई बिजनेस बिजनेस नहीं हो रहा, बस मैंने ये बोला है कि मैं आपके लिए सर नहीं हूं बस। आप बिजनेस नहीं कर रहे ना? वेरी गुड। समर भाई ने बड़ी प्यारी बात बोली है, खुश रहिए। समर नाम है ना? साहिल, समर भाई तो वहां होंगे शायद। साहिल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त बात की, 1 करोड़ रुपए की। जी भजिया, आप एक मोबाइल खरीद के लाई हैं 50,000 रुपीज का, और अभी आप पहला ही दिन है। वैसे तो कॉलेज मोबाइल लाना अलाउ नहीं है, लेकिन बस ऐसी कहीं मुलाकात हुई और मैंने कहा भाई 50,000 का मोबाइल आप मुझे दे दें, 50,000 रुपीज ले लीजिए। आप दे देंगे मोबाइल मुझे? क्यों? क्यों नहीं दे रही, वजह बताएं। आपकी कोई दुकान वुकान नहीं है? आप कोई बिजनेस नहीं करती? क्यों नहीं दे रही मुझे 50,000 का मोबाइल? नूरुलैन, 50,000 का आपने भी खरीदा मोबाइल, आप मुझे 50,000 का मोबाइल 50,000 में देंगी? भाई आपका फेवरेट है और मैं आपको 50,000 रुपए दे रहा हूं, जाके दूसरा ले लें। अब आप ट्रैक पे आ गई। पहले आप बिजनेसमैन वाली बातें कर रही थी, अब आप आम इंसानों वाली बात कर रही हैं। मैं यही सुनना चाह रहा था। जी मनाहिल, मनाहिल आप ही है ना? आपसे पूछ रहा हूँ, 50,000 का मोबाइल 50,000 में दे दीजिए। ले लें, मासूम बच्ची है, बोला ले लें सर, बस छोड़ें, सौदा ही खत्म होता है ना। ले लें। हाँ भाई अमल, तुम क्या कहती हो? तुम्हारी बहन तो बहुत मासूम है नहीं? हालांकि ये मासूम तुम हो, लेकिन बताओ क्या कहती हो? एक्सीलेंट मेरा बेटा, खुश रहो। आपने आपने और आप थोड़ी देर बाद ट्रैक पे आई और आप ट्रैक सही है, 50,000 का मोबाइल देने को तैयार है। सर मांग रहे हैं ना, दे दो, 49,000 में दे दो। नहीं, 49 क्या, पूरे 50,000 में भी देने को तैयार नहीं है। और हमारे यहाँ पे कोई बोल रहा है सर डब्बा पैक नहीं है। अबे तो कम में देगा भाई क्या है? अबे डब्बा पैक को छोड़ो, अकलमंदी वाली बात करो। आप बोलोगे सर मैं मार्केट गया, मार्केट जाने का खर्चा वो देखो उन्होंने अपनी वो स्लैंग लैंग्वेज में जो कहते हैं उन्होंने उठाई। ठीक है भाई, तुमने जो भी उठाई वो तुम्हारा मामलात है। मतलब हम गए, हमें अपना टाइम कंज्यूम किया, हमने अपने टाइम को किल किया, मार्केट में 25 लोगों का दिमाग खाया, किसी ने हमारा दिमाग खाया। उसके बाद फिर हम उस मोबाइल को खरीद के लेकर आए। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग, और इसमें पैसे भी खर्च हुए आने जाने में। तो आप यकीनन मुझे बोलेंगे सर आप जाके खुद ही ढूंढ के ले लें मोबाइल, 50,000 में तो नहीं दूंगा। हालांकि आप प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, लेकिन आप कहेंगे 50,000 का दुकान से खरीदा है, लेकिन मुझे 50,000 का तो पड़ा। मेरे वक्त की भी कीमत है, मेरे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का भी खर्चा है, तो मुझे तो ये पड़ गया 53,000 का। इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट
एज अ ह्यूमन बीइंग आपने क्या किया, उस मोबाइल को खरीदने से लेकर अपने पास लाने तक, अपने इस्तेमाल में लाने तक जो खर्चे हुए, आपने उसे उस मोबाइल की कॉस्ट में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यह है ह्यूमन नेचर। और अगर ऐसी नहीं है तो फिर इसका मतलब है आप बिजनेसमैन हैं। अगर ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोगों ने बोला 50 का मोबाइल है 52 में देंगे, 55 में देंगे, प्रॉफिट कमाने लग गए। ये भी ख्याल नहीं किया कि सर बोल रहे हैं मोबाइल लेकर आए हो, दे दो, बोलते चले सर ले लें 50 में, कोई बात नहीं। देख लिया मैंने आपको आज सब लोगों को, किसी ने भी मुझे मोबाइल नहीं दिया। बहरहाल काम की बात ये तो मजाक था, आप सब ये समझ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे यार इसमें ना सांस बहुत फूलती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मांस में ना। अटेंडेंस मार्क कर दो बच्चों। अबे इनकम स्टेटमेंट तो खत्म होके नहीं दे रहा, कितनी बातें करूंगा मैं। सुनो भाई, अब इसका मतलब ये हुआ आप सब इस बात के लिए तैयार हैं कि मर्चेंडाइज खरीदने के बाद, दुकानदार से मर्चेंडाइज खरीदने के बाद अपने ऑफिस गोडाउन अपनी दुकान तक लाते हुए कुछ ना कुछ होता है खर्चा, जिसमें मेजर खर्चा कौन सा है, मेजर ट्रांसपोर्टेशन। और भी हो सकते हैं लेकिन अभी हमारा लेवल, हमारा स्टेज हमें अलाउ नहीं कर रहा कि हम डिस्कस करें। लोडिंग अनलोडिंग भी हो सकती है, लेबर चार्जेस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बट हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओनली ऑन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कैरेज इन, फ्रेट इन। ये हैं क्या, उस सामान को उस दुकान से अपने गोडाउन अपने ऑफिस तक लाने का खर्चा, किराया, चाहे वो आप हवाई जहाज से लाए हो, पानी के जहाज से लाए हो, कंटेनर से लाए हो, ट्रक से लाए हो, रिक्शे से लाए हो, बस से लाए हो, चिंची से लाए हो, किसी भी मैकेनिकल जराये से आप उस सामान को अपने ऑफिस तक लाए और आपने उस पर ऊपर दिया किराया, उस किराए को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। और यहां वो किस नाम से लिखा है, जरा गौर से देखिए, इनवर्ड एक्सपेंसेस के नाम से। लेकिन ये तो अचानक थर्ड कॉलम पे आ गए, आप थर्ड कॉलम समझ नहीं पाएंगे, तो आइए थर्ड कॉलम की लॉजिक समझाऊं। खुदारा दिमाग हाजिर रखिएगा, मैं आपके जवाबात 10 बार देने को तैयार हूं, लेकिन मैं आपके अटेंशन चाहता हूं मैक्सिमम, और यहाँ बैठे हुए लोगों की तो मैक्सिमम चाहता हूं, वहां वाले अपनी मर्जी, बेहतर जो समझे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपको याद है मैंने इस अमाउंट को यहाँ क्यों लिखा था, क्योंकि मुझे यहां लिखनी थी क्या, कॉस्ट ऑफ सेल, जो कि मुझे पता। तो मैं एक कॉलम पीछे आया था, मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ सेल कंप्यूट करना शुरू करते हैं। कंप्यूट करने के लिए मैंने सबसे पहले लिखी थी क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। कहा था इस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में ऐड होगा, बोलो क्या, नेट परचेजेस। और कहा नेट परचेजेस आमतौर पे हमें पता, यानी फिर दोबारा एक और कंप्यूटेशन, फिर भी जाएंगे। तो इसका मतलब है लोगों को ब्रेक डांस समझ में आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि एक कॉलम पीछे एक कॉलम आगे जाने की वजह है। और वजह क्या है, दोबारा कह रहा हूं एक बार, गर्दनें हिलाने से बेहतर दिमाग चलाएं। इसमें से लेस करना है क्या, कर्सर को देखें, इसमें से लेस करना है क्या, जो कि पता। एक कॉलम पीछे आए, कॉस्ट ऑफ सेल की कंपटीशन का आगाज हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल मालूम करने के लिए सबसे पहले लिखी, कहा इस ओपनिंग इन्वेंट्री में प्लस करना है, वो कमबख्त भी पता। एक कॉलम और आ गए पीछे, जैसे ही नेट परचेस पता चलेगी हम वापस आ जाएंगे इस कॉलम में, जैसे ही पता चलेगी कॉस्ट ऑफ सेल हम वापस आ जाएंगे इस कॉलम में। जिंदा हैं आप, दिमागी तौर पे जिंदा हैं, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये हुआ इस कॉलम में आने की वजह भी समझ आ रही है, नहीं आ रही। तो परचेजेस सबसे पहले लिखा और कहा परचेजेस में क्या ऐड करूं, बोलो, इनवर्ड एक्सपेंस का मतलब ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। तो आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, फ्रेट चार्जेस, कैरेज इन, कुछ भी अंग्रेजी लिख सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है।
वो तो हम बेचेंगे, वो तो बेचने की बात हो रही है ना, अभी तो खरीदने की बात हो रही है। क्या ख्याल है? चले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल अच्छा है लेकिन फिर बाद में दोबारा देना पड़ेगा जवाब। क्या? वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है। अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए हम कस्टमर को बोलते हैं सामान पसंद कीजिए और चले जाइए, हम खुद भिजवा देंगे आपके घर। तो फिर हम सामान को उसके घर डिलीवर करेंगे, डिलीवरी चार्जेस वो हम बेयर करेंगे, कस्टमर से नहीं लेंगे, वो हमारा सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस है। और इस वक्त हम सामान खरीद के खुद लेकर आ रहे हैं, तो हमारे सामान की कॉस्ट में होगा इजाफा, इसीलिए मैं इनवर्ड एक्सपेंस को परचेजेस में कर रहा हूं ऐड। बताइए यहां तक कोई तकलीफ? ईमानदारी से समझ में आ रहा है? उसके बाद बच्चों, जो सामान खरीद के लाया हूं शायद उसमें से कुछ सामान हो सब स्टैंडर्ड, कुछ हो डिफेक्टिव, तो वो रखेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ताला सही हो जाए। क्या करेंगे? वापस उसे अंग्रेजी में बोलेंगे परचेज रिटर्न। तो जब वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न हमारे परचेज की कॉस्ट को करेगा, तो उसे करना चाहिए। आप सब फटी हुई आंखों से देखें, परचेज रिटर्न लेस होता हुआ नजर आ रहा है। तो जब हमने परचेज में ऐड किया ट्रांसपोर्टेशन इन और लेस किया परचेज रिटर्न, तो हमें ऑटोमेटिकली जो अब जवाब पता चल रहा है उसका नाम है। सर ये क्या मजाक है, आगे क्यों आ गए? क्योंकि बेटा एक मर्तबा का जिक्र है, आप सो रहे थे, हमने बताया इसमें ऐड होगा, बोलो क्या, और वो उस वक्त हमें पता, तो हम एक कॉलम पीछे आए और अब हमने पता तो पता कर लिया, तो उसे यहां लिखकर फिर चूना लगाने की जरूरत, उसे अगले कॉलम में प्लेस किया। जिंदा है? सब जिंदा है? हाँ जिंदा रहना है बेटा, जब भुट्टो जिंदा है तो आप भी जिंदा रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेट परचेजेस समझ में आ रही है? कहां लिखी है, कौन से कॉलम में? सेकंड, यहां से भी सेकंड, यहां से भी सेकंड, कोई मसला ही नहीं है। ओके, तो कितने का माल पहले से सजा के रखा हुआ था? कुछ भी अमाउंट। कंफ्यूज किया ना मैंने आपको, लेकिन अकलमंद लोगों ने बोला स्टार स्टार स्टार्स, यानी हमने कुछ माल इतने रुपए का पहले से सजा के रखा हुआ था और हमने इतने रुपए का और माल क्या किया? खरीदा। मैं तो अपनी कंप्यूटेशन में कह रहा था दोनों को कर दो, वो भी ऐड कर रहा है, लेकिन वो ऐड करके जो आंसर आता है वो नहीं लिख रहा। क्या नहीं लिख रहा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं लिख रहा ये फॉर्मेट। मैंने पढ़ाते हुए ऐसे ही बोला है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओन करता हूं, बुक में भी ऐसे मौजूद है। और मुझे पर्सनली लगता है कि इस तरह बच्चे को जरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसे समझ में आता है कि पहले से इतने की गुड्स थी, इतने की और खरीदी, तो अब हमारे पास इतने का माल मौजूद है क्या करने के लिए। और फिर वो डायरेक्ट लेस कर रहा है, देखो इसमें से क्या, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यानी वो सामान जो हमारे पास एंड पर इतने का माल पहले से, इतने का हमने और उस खरीदे हुए माल में हमने खर्चों को भी ऐड, वापसी को लेस, और फाइनली दोनों ऐड हुए और बचे हुए सामान को क्या किया, तो हमें पता चल गई बेचे हुए सामान की, उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और आपके एसएलओ कहते हैं कॉस्ट ऑफ। और उसके अमाउंट को यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें इसमें से लेस करना था क्या, क्योंकि हमें कॉस्ट ऑफ सेल अब पता, तो मैंने इसलिए उसे इस कॉलम में प्लेस किया। किसी किस्म का एतराज करोगे कर सकते हैं। तलाल भाई आप बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहे हैं? जी सर। समझ में आ रहा है ईमानदारी से? जी सर, आ रहा है थोड़ा। क्योंकि आप सो भी सकते हैं, मेरी आवाज इतनी सुरीली है कि आपको नींद आ जाए,